भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मॉस्को की यात्रा पर आज यानी 5 अगस्त को पहुंच रहे हैं। और यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और रूस के बीच में कच्चे तेल को लेकर जो द्विपक्षीय व्यापार है, विशेष तौर पर भारत रूस के कच्चे तेल का एक बड़ा खरीदार बन गया है। ऐसे में अमेरिका को इस बात पर आपत्ति है और अमेरिका ने कहा है कि भारत अगर कच्चे तेल को रूस से खरीदेगा तो उसको अमेरिका के कोपभाजन का शिकार होना पड़ेगा। साथ ही साथ उसने ये भी धमकी दी है कि भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया जाएगा अगर इसको बंद नहीं किया जाता है तो। इसके विपरीत भारत का जो स्टैंड है, भारत ये कह रहा है कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की यात्रा के बाद अगस्त के मध्य में ही हमारे विदेश मंत्री यानी एस जयशंकर की भी यात्रा वहां होने वाली है। और भारत और रूस के बीच जो राजनयिक संबंध है उनका पुराना इतिहास रहा है। विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर रूस लगातार भारत का समर्थक रहा है। ऐसे में रक्षा और ऊर्जा के साथ साथ जो बहुपक्षीय भारत रूस के बीच संबंध है उसको और गहरा करने का संकेत भारत की तरफ से भी दिया गया है। तो इस यात्रा को हम किस तरह से देखते हैं, वर्तमान मुद्दा क्या है, सभी पक्षों को समझेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के न्यूज के आज इस वीडियो में इसी विषय पर हम बात करेंगे। देखिए, बात और खबर की चर्चा सबसे पहले कर लेते हैं। तो अजीत डोभाल जो कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वो यात्रा पर पहुंचे हैं 5 अगस्त यानी आज ही की वो तिथि है मॉस्को में। अब ये यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारत और रूस के बीच में जो संबंध है वो काफी पुराना है। अब मॉस्को की यात्रा ऐसे समय पर हुई है जबकि अमेरिका के द्वारा जो ट्रेड वार का एक कल्चर ही चल गया है, अमेरिका के द्वारा चलाया गया है, जबरदस्ती की बात की जा रही है। उसी में भारत को भी धमकी दी गई है कि आप जो रूस से कच्चा तेल प्राप्त कर रहे हैं, अगर आप खरीदेंगे रूस से तो इस पर हम आपके ऊपर भी 25% जो है, आपके यहां से जो सामान हमारे यहाँ आता है उस पर हम 25% क्या करेंगे, टैरिफ लगा देंगे। यानी कि आपके यहां से आने वाले सामान जब अमेरिका पहुंचेंगे तो वो 25% टैरिफ का मतलब अमेरिका में बहुत ज्यादा महंगे मिलेंगे, 25% उसकी कीमत ज्यादा हो जाएगी, जिससे कि अमेरिका की मार्केट जो होगी वहां पर हमारे जो उत्पाद है, हमारा जो प्रोडक्शन है, वो चाहे हमारे वस्त्र हो या यहां से जाने वाला स्टील हो, वो वहां जाने पर महंगा हो जाएगा। और जब महंगा होगा तो कहीं ना कहीं वहां की मार्केट में जो सर्वाइवल है, उसमें जो प्रतिस्पर्धा है, उसमें भारत का ये सामान प्रतिस्पर्धी नहीं रह जाएगा, तो भारत को इसका नुकसान होगा। तो भारत ने इस धमकी के बावजूद भारत और रूस रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक संकेत दे दिया है। रणनीतिक साझेदारी का मतलब ही होता है कि लंबे समय तक जब दो देशों के बीच में, चाहे वो रक्षा हो, चाहे वो ऊर्जा हो, चाहे वो सुरक्षा हो, या विभिन्न वैश्विक मामलों में जो सहयोग की भावना होती है, उसके आधार पर जो संबंध बिल्डअप होता है, उसको रणनीतिक साझेदारी के तौर पर जाना जाता है। तो भारत और रूस अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के संकेत के रूप में भारत ने यह बात स्पष्ट कर दिया है इस धमकी के बावजूद। अब देखिए, अमेरिका द्वारा भारत पर व्यापार और रणनीतिक दबाव लगातार बनाया जा रहा है कि आप रूस से तेल मत खरीदिए, लेकिन भारत ने इस यात्रा के माध्यम से एक स्पष्ट संकेत दे दिया है। और साथ ही साथ अगस्त के मध्य में विदेश मंत्री की भी यात्रा मॉस्को की होने वाली है। अब इस बदलती भू राजनीतिक रणनीतिक दिशा में कुछ संकेत मिल रहे हैं कि ये जो अभी तक ये माना जा रहा था कि भारत का अमेरिका से काफी बेहतर संबंध था, लेकिन भारत का ये कहना है कि ये संबंध किसी भी देश के दबाव में ये संबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत किसी भी वैश्विक दबाव में आए बिना अपनी एक स्वतंत्र पॉलिसी अपनाता है और उसी सिद्धांत पर चलता है कि भारतीयों का, विशेष तौर पर भारत के जो हमारे उपभोक्ता है, उनको जहां सामान सस्ता मिलेगा हम वहां से उस सामान को खरीदेंगे। यानी कि भारत के हित को सर्वोपरि रखने की बात कही गई है। अब इसी खबर के माध्यम से हम बात करेंगे तो अमेरिका का दबाव क्या है। अमेरिका का दबाव यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि भारत पर वो 25% टैरिफ लगा देंगे। टैरिफ क्या होता है? तो ये आयात शुल्क होता है। यानी कि 25% टैरिफ का मतलब ही हुआ कि दूसरे देश से जब सामान उस देश में पहुंचेगा, वो भारत का कपड़ा पहुंचा चाहे स्टील पहुंचा, तो वो 25% ज्यादा कीमत पर वहां पहुंचेगा। यानी कि आयात शुल्क, इंपोर्ट टैरिफ के तौर पर इसको जाना जाता है। मतलब ये कहा गया है कि अब भारत के ऊपर इस टैरिफ के अलावा अगर भारत नहीं मानता है तो अन्य दंडात्मक कार्यवाही भी कर सकते हैं। सीधे तौर पर हम कहें तो एक धमकी के तौर पर इसको कहा गया। अब भारत और रूस को साथ ही साथ उन्होंने क्या बताया है? डेड इकोनॉमीज बताया है, यानी कि मृत अर्थव्यवस्था बताया है। मृत अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो जब कोई भी देश ऐसा हो जो आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ रहा है तो उसको मृत इकोनॉमी, उसकी इकोनॉमी को कहा जाता है। यहां पर भारत और रूस को इन्होंने मृत अर्थव्यवस्था भी कहा है।
अब ये दबाव मुख्य रूप से भारत की रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा सहयोग के कारण ही बना है, क्योंकि भारत और रूस के बीच में ऊर्जा और रक्षा का सहयोग काफी मजबूत है। इसका उदाहरण हाल ही में आपने, जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था, उसमें S-400 जो मिसाइल सिस्टम था वो भी हम रशिया से ही प्राप्त किए हैं, और ऐसे तमाम हम हथियार रक्षा के क्षेत्र में प्राप्त करते रहे हैं। तो अमेरिका को कहीं ना कहीं ये बात खटक रही है, तो ये चीज भी देखने को मिला है, तो अमेरिका इसी को लेकर दबाव बना रहा है। अब भारत का आधिकारिक वक्तव्य क्या है? तो भारत ने ये कहा है कि हमें, अर्थात भारत को, जहां भी जो सामान सस्ता मिलेगा, हमको लगेगा कि ये विकल्प हमारे लिए असरदार है, तो हम उसका चुनाव करेंगे। ठीक वैसे ही कि आप मार्केट में जाते हैं, आपको एक ही चीज का जो प्राइस है अलग अलग जगहों पर अलग अलग मिलेगा, तो जहां पर आपको सस्ता मिलेगा जाहिर तौर पर आप वहीं से खरीदेंगे। तो भारत ने यही कहा है कि जहां पर हमको लागत कुशल विकल्प यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन मिलेगा। कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन का मतलब ही हुआ कि जहां की कॉस्ट हमको लगता है कि हमको, अगर अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है वहां पर अगर $80 प्रति बैरल अगर कोई तेल बिक रहा हो, एग्जाम्पल के तौर पर आप सोच लीजिए, और अगर हमको रशिया से 50, 55 या $60 प्रति बैरल ही मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हमको यहाँ पर 20 से 25 डॉलर जो है प्रति बैरल अगर बचत हो रही है, तो हम वहीं से खरीदेंगे। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन हमारे लिए रूस है, और हम रूस से तेल खरीदेंगे, कच्चा तेल हम रूस से लेंगे। अब ये संकेत भी है कि भारत रूस से और छूट की मांग भी कर सकता है। अभी यहीं तक बात सीमित नहीं है, हो सकता है रूस और छूट दे दे तो भारत को और ज्यादा सस्ते कीमतों पर यह तेल, कच्चा तेल प्राप्त हो जाए। अब इसका एक मोरल स्टैंड पॉइंट भी है, यानी कि एक नैतिक पक्ष भी है कि भारत ये कह रहा है कि हम किसी धड़े के पक्ष में नहीं है, हम तो सीधे तौर पर अपने देशवासियों का हित चाहते हैं, और भारत को जो चीज सस्ती मिलेगी तो जाहिर तौर पर यह स्पष्ट है कि हमारे यहाँ जो भारत में जो ओवरऑल जो ऊर्जा हमारी की जो जरूरत है वो बेहतर कीमत पर उपलब्ध होगी। तो भारत किसी एक धड़े के पक्ष में नहीं है, बल्कि अपने नागरिकों और ऊर्जा सुरक्षा के हित में निर्णय ले रहा है, और इसलिए हम अपनी जो पॉलिसी बनाएंगे वो किसी देश के दबाव में नहीं बनाएंगे, हमारी एक स्वतंत्र पॉलिसी होगी। अब ये भारत का आधिकारिक वक्तव्य है। अब भारत का ऊर्जा और सुरक्षा दृष्टिकोण आप देखिए, तो जब से यूक्रेन युद्ध हुआ, यानी कि रूस और यूक्रेन के बीच जब संबंध तनावपूर्ण हुए, दोनों के बीच में युद्ध वाली परिस्थिति बनी, तो ऐसी दशा में क्या हुआ? भारत में रूसी कच्चे तेल का आयात बढ़ा। आप देखें 2021 में जो आंकड़ा है वो 0.2% था केवल रूसी कच्चे तेल का आयात भारत में, और इस रूस यूक्रेन युद्ध के बाद आप देखेंगे ये आंकड़ा बढ़कर 40% हो गया। यानी कि रूस के जो कच्चे तेल के खरीदार हैं उसके मामले में अगर आप देखें तो चीन के बाद भारत दूसरे पायदान पर आ गया। यानी कि जो रूस में कच्चा तेल बन रहा है वो सबसे ज्यादा चाइना खरीद रहा है, और उसके बाद भारत खरीद रहा है। ये 0.2% से बढ़कर 40% हो गया। अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि भारत के लिए जब सस्ता माल मिल रहा है तो वो महंगा क्यों खरीदेगा। तो इस लिहाज से आप देखें चीन के बाद रूस रूस का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार भारत बन जाता है। और यूरोप को साथ ही साथ हम जो कच्चा तेल खरीदते हैं उसको क्या करते हैं, अपने रिफाइनरीज में हम उसको प्रोसेस्ड करते हैं, और उसके बाद रिफाइनरियों के माध्यम से उसको शुद्ध करने के बाद हम इसी से पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या एविएशन टरबाइन फ्यूल हो गया, यानी कि एटीएफ हो गया, तो भारत उसको उसी कच्चे तेल से अतिरिक्त ईंधन तैयार करता है, और इस ईंधन को क्या करता है, यूरोपीय देशों को बेच देता है। यानी कि भारत को फॉरेन एक्सचेंज का भी फायदा हो रहा है, यानी विदेशी मुद्रा का भी लाभ हो रहा है। तो इस तरह से अमेरिका को यह बात और खटक रही है कि सस्ता तेल भारत खरीद रहा है और यूरोपीय देशों को बेच भी रहा है, तो उसको दोहरा फायदा हो रहा है। अब इसमें यह है लाभ, भारत को फॉरेन एक्सचेंज तो मिल ही रहा है, अब वो यूरोपीय देश डायरेक्ट जो है रूस से नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि प्रतिबंध है, और भारत से वो खरीद सकते हैं। तो अमेरिका को यह बात खटक रही है। लेकिन भारत के लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत को जो सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है वो ऊर्जा सुरक्षा की देनी है, और भारत के लिए रूस का ये तेल, कच्चा तेल बेहतर विकल्प है। साथ ही साथ भारत ये कह रहा है कि रणनीतिक रूप से हम परतंत्र नहीं है, रणनीतिक रूप से हम किसी के अधीन नहीं है, रणनीतिक रूप से स्वतंत्र हैं, और हम इन्हीं दोनों चीजों को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी जो घरेलू ईंधन की कीमतें हैं वो इसकी वजह से कंट्रोल में रखने में हमको मदद मिल रही है, इसलिए हम रूस से कच्चे तेल के आयात को बंद नहीं करेंगे। अगर और सस्ता मिलेगा, इस पर हम बात करने के बारे में अभी विचार कर रहे हैं। अब विदेश मंत्री की आगामी यात्रा भी होने वाली है, ये एक और मजबूत संकेत है। यानी कि अभी ये जो अजीत डोभाल जी की, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइजर हैं, एनएसए हैं, उनकी यात्रा तो हो ही रही है, जिसमें कि रणनीतिक संबंध पर ध्यान दिया ही जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हम अगर बात करें तो यह भी कहा गया कि अगस्त के मध्य में
जो है हमारे विदेश मंत्री भी जाएंगे, एस जयशंकर जी भी जाएंगे। और इसका उद्देश्य क्या है कि रूस से राजनयिक यानी कि जो डिप्लोमेटिक है और व्यापारिक सहयोग है उसको और बढ़ाने की तरफ ये संकेत है। इसका उद्देश्य ही यही है, जिससे कि दोनों यात्राओं को अगर आप मिला दें, डोभाल साहब की और जयशंकर जी की यात्रा को मिला दें जयशंकर जी की, तो इसके कोऑर्डिनेशन के बाद ये यही दर्शाता है कि भारत रूस से संबंध जो है मजबूत बनाए रखने के प्रति बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर है। अब भारत और रूस के संबंध आज से नहीं है। जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी 1947 में, तभी भारत की स्वतंत्रता के साथ ही भारत और रूस के बीच में राजनयिक संबंध स्थापित हो गए थे। ये सही है कि शुरुआती दौर में वो उतने मजबूत नहीं थे, लेकिन 1950 के बाद से ये संबंध बेहतर होने लगे। विशेष तौर पर जब शीत युद्ध का समय था, जब कोल्ड वार का समय था, तो यद्यपि भारत ने जो अपनी पॉलिसी अपनाई थी वो गुट निरपेक्षता की थी, यानी कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं था, लेकिन उस दौरान भी लगातार रूस के द्वारा भारत का विभिन्न जगहों पर समर्थन किया जाता रहा। तो दोनों के बीच संबंध उसके बाद विकसित होते गए, गुट निरपेक्षता की पॉलिसी भारत के द्वारा अपनाए जाने के बावजूद। और भारत के क्षेत्रीय हितों का समर्थन लगातार रूस करता रहा। 1971 में भारत अगर देखें तो भी भारत का समर्थन किया रूस के द्वारा किया गया। भारत और सोवियत संघ के बीच अगर बात करें तो दोनों ने शांति, मैत्री और सहयोग के दिशा में आप देखेंगे भारत और सोवियत संधि पर हस्ताक्षर किया गया। अक्टूबर 2000 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई थी, वो सिलसिला चल रहा है। इसके अलावा अगर देखें तो राष्ट्रपति पुतिन ने वर्ष 2000 में भारत रूस सामरिक साझेदारी घोषणा पत्र था, उस पर भी हस्ताक्षर किया था। दोनों देशों के बीच अगर व्यापार को देखिए, ट्रेड को देखिए, तो दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है, अगर 2023 और 24 का आंकड़ा देखेंगे तो एक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था। ये व्यापार आप देखेंगे अगर 2023-24 में, तो ये संभवतः जहां तक मुझे याद है कि ये व्यापार लगभग 65.70 बिलियन जो है डॉलर का व्यापार 2023-24 में पहुंचा था, जो कि एक रिकॉर्ड स्तर पर था। और ये भी है कि दोनों देश प्रतिबद्ध हैं कि इस द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक बढ़ाकर 100 बिलियन डॉलर पर ले जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि द्विपक्षीय व्यापार के दिशा में भी दोनों देश प्रतिबद्ध हैं और 2023-24 का जो आंकड़ा है वो रिकॉर्ड स्तर पर था। इसके अलावा जो विभिन्न बहुपक्षीय मंच है वहां पर भी दोनों देश एक दूसरे के साथ हमेशा से रहे। चाहे वो बहुपक्षीय मंच आप देख लें संयुक्त राष्ट्र में हो, संयुक्त राष्ट्र में लगातार भारत का समर्थन विभिन्न मुद्दों पर रूस के द्वारा किया गया है। इसके अलावा G20 हो गया, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि शंघाई सहयोग संगठन हो गया। इसके अलावा जो भी बहुपक्षीय मंच हैं वहां पर मिलकर दोनों देश हमेशा से दिखाई दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत का समर्थन लगातार रूस किया है, इसका एक पुराना इतिहास है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्यता की हमेशा से समर्थन की बात रूस के द्वारा कही जाती रही। तो दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो नए नहीं है, पुराने हैं। और रक्षा के क्षेत्र में अगर आप जानते हैं तो भारत और रूस के बीच में चाहे S-400 मिसाइल सिस्टम हो, चाहे वो सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान हो, चाहे वो AK-203 जो आपका राइफल है वो हो, इस तरह के तमाम रक्षा उपकरण भी भारत और रूस के बीच में संबंधों का एक मजबूत आधार तैयार करते हैं। तो भारत ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि हम किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं है, हमारी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, यानी कि रणनीतिक स्वायत्तता है, और भारत किसी भी वैश्विक दबाव में आए बिना एक स्वतंत्र नीति, एक स्वतंत्र पॉलिसी अपनाता है। तो ये मुख्य तौर पर बात है। अब देखिए, रूस एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि रूस से व्यापार और तेल आप खरीद बंद करें, और रूस से इस पर क्या होगा, आर्थिक दबाव बनेगा। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे तो खुद अमेरिका और अन्य देश जो है रूस से चीजें खरीद रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि आप दूसरे को मना कर रहे हैं कि आप वहां से इन चीजों को मत खरीदिए, और आप स्वयं उससे वो चीज खरीद रहे हैं। तो ऐसी दशा में ये चीज भारत का ये कहना है कि ये एक दोहरी नीति अपनाई जा रही है, और हम इस दोहरे मापदंड का, इस डुप्लीसिटी का विरोध करते हैं। विदेश मंत्रालय ने यह कहा कि अमेरिका और यूरोपीय संघ रूस से ऊर्जा और आवश्यक वस्तुओं का व्यापार कर रहे हैं। यूरोपीय संघ ने 2024 में रूस से 67.5 अरब डॉलर मूल्य का केवल सामान खरीदा है, और 17.2 अरब डॉलर मूल्य की सेवाएं यानी सर्विसेज खरीदी हैं। जो भारत और रूस के बीच जो व्यापार है, द्विपक्षीय व्यापार है, उससे कहीं ज्यादा ये आंकड़ा है। तो भारत कह रहा है कि ये एक दोहरा मानदंड है, यानी इस डुप्लीसिटी का हम विरोध कर रहे हैं कि एक तरफ आप हमें कह रहे हो कि आप रूस से मत खरीदो, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो आप खुद उससे चीजें खरीद रहे हो। तो ये भारत का साफ तौर पर स्टैंड है कि भारत अपनी जो रणनीतिक स्वायत्तता है उसमें किसी तरह की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा, और वही करेगा जो भारतीय लोगों के हित में है। दूसरा यह है कि आगे की राह क्या हो, तो भारत अमेरिका के दबाव के बावजूद अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखने की दिशा में अग्रसर है। ये बात इसी से प्रमाणित होती है कि अभी की यात्रा जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
अजीत डोभाल जी की मॉस्को यात्रा है, उसके बाद अगस्त मध्य में एस जयशंकर साहब की भी यात्रा होने वाली है। राष्ट्रीय हितों और उपभोक्ताओं की जरूरतों के अनुसार विदेश नीति और व्यापार नीति तय की जाएगी। भारत ने अपने संदेश में ये बात स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि वही होगा जो भारतीय लोगों के हित में होगा। हमें जहां भी सस्ता तेल मिलेगा हम खरीदेंगे, और हमारे लिए वो व्यापारिक हित भी होगा, हमारे ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से भी ठीक होगा। भारत रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा सहयोग को और गहरा करने का संकेत दे रहा है। तो आने वाले समय में भारत बहुपक्षीय कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने की जो रणनीति है उस पर कार्य करता दिखेगा। बहुपक्षीय कूटनीतिक संतुलन की बात ही एक साफ तौर पर स्पष्ट हो गई कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है और आप व्यक्ति हैं छोटे हैं, वो शक्तिशाली है और आप कमजोर हैं। ये व्यक्ति अकेले अगर आप इससे सामना करेंगे तो आप कहीं भी टिक नहीं पाएंगे, लेकिन अगर ऐसे ही 4-5 और, भले ही वो कमजोर हो, वो आपके साथ लामबंद हो, तो ये आप 4-5 लोग मिलके इस पर एक प्रकार का दबाव बना सकते हैं। तो ये एक संतुलन की स्थिति होगी। एक देश पर आप दबाव बना सकते हैं अकेले शक्तिशाली होके, लेकिन जब कई पक्ष इसमें शामिल हो जाएंगे तो हर तरह से आपके ऊपर दबाव होगा। तो इसी को कहते हैं बहुपक्षीय कूटनीतिक संतुलन। इसीलिए जो विदेश यात्राएं होती हैं, विभिन्न देशों के साथ जो संबंध डेवलप किए जाते हैं, उस संबंध के मायने होते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में हम एक बहुपक्षीय दबाव किसी भी शक्तिशाली देश पर बना सके ताकि वो अपनी मनमानी न कर सके। तो ये इसका उद्देश्य था बताने का। ये भारत और रूस के बीच संबंधों के इतिहास पर भी एक नजर थी। अंत में आइए एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं। भारत और रूस ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर किस वर्ष तक $100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? विकल्प आपके सामने है, 2025, 2028, 2030 या 2035। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।